मैं और मेरा दोस्त एक रस्सी को दो एंड से पकड़ के खींच रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने एंड से रस्सी को झटका दूंगा ताकि उस पे एक पल्स बन जाए, और ये जो पल्स है वो मेरे दोस्त की तरफ ट्रैवल करेगी कुछ ऐसे। अब मेरा दोस्त जो है वो भी अपने एंड से एक पल्स बना के मेरी तरफ भेजेगा, ऐसी पल्स। अब ये दोनों पल्स बीच में कहीं मिलेंगी और ओवरलैप करेंगी। अब पता लगाते हैं कि रस्सी के साथ उस समय क्या होगा। तो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा मॉडल लेते हैं। हम एक स्क्वायर पल्स को पहले भेजते हैं, ठीक है। अब वैसे स्क्वायर पल्स हम इंसानों के लिए बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऐसे पल्स बना सकते हैं, जैसे कि साउंड की पल्स बना देंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, ठीक है। तो मैं अपने एंड से एक स्क्वायर पल्स भेज रहा हूँ। अब मेरा दोस्त जो है वो भी एक बड़ी सी पल्स भेज रहा है मेरी तरफ। अब ये दोनों पल्स बीच में कहीं जाके मिलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये दोनों पल्स अलग कलर की हैं, लेकिन ये एक ही रस्सी पे हैं, ठीक है ना। वो बस अलग कलर मैंने दिखाने के लिए बना रखा है। अब इसे अगर समझाना हो तो अच्छे से मैं ये बताऊंगा कि रस्सी ये ऐसे कुछ है, फिर यहाँ पे उठी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐसे है। ये नीचे वाला पोर्शन नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया, और फिर रस्सी ऐसे कहीं है और ये यहाँ पे उठा हुआ है रस्सी, और ये ऐसे रस्सी है, ये भी मैं हटा देता हूँ। वैसे बार बार अगर हम इसे हटाते रहेंगे ना तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कुछ ऐसी पल्स दिखे तो मान लेना कि ये नीचे वाली रस्सी थोड़ी गायब है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों पल्स बीच में जाके कहीं ओवरलैप करने वाले हैं, तो अब इसे शिफ्ट कर देते हैं बीच में। ये पल्स कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, और फिर मेरी वाली पल्स भी यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। अब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और अगर एक ही रीजन में दो या दो से ज्यादा वेव्स अगर ओवरलैप करें तो हम इस फिनोमेना को एक नया नाम दे देते हैं, वेव इंटरफेरेंस, क्योंकि दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं। तो यहाँ पे एक ही रीजन में दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं, तो जो फाइनल वेव का शेप होगा, उसकी जो हाइट होगी, वो हम कैसे पता लगाएं। तो देखो, यहाँ पे रस्सी तो एक ही है ना, और इसी रस्सी पे दो वेव्स आके यहाँ पे ओवरलैप कर गई, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक समय पे रस्सी की जो शेप होगी वो तो एक ही होगी। अब रस्सी एक समय पे दो दो जगह पे तो हो नहीं सकती है, तो उस फाइनल शेप की ऊंचाई क्या होगी ये पता लगाना है। तो जो फाइनल शेप की ऊंचाई है वो बराबर होगी इस वेव की ऊंचाई प्लस इस वेव की ऊंचाई के। तो आओ इसे लिख लेते हैं। टोटल वेव की ऊंचाई, इसे मैं डिनोट करता हूं वाई टी से। दिस विल बी इक्वल टू पहली वेव की ऊंचाई, ये पिंक वाली वेव, y1 प्लस ये दूसरी वेव की ऊंचाई, ब्लू वाली वेव, y2। अब अगर तुम्हें इन दोनों वेव्स की इक्वेशन पता है तो तुम इस फॉर्मूले में डाल के फाइनल वेव की इक्वेशन पता लगा सकते हो, लेकिन तुम वेव को देख के भी बता सकते हो कि फाइनल वेव की शेप क्या होगी। तो अब वो पता करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने पीछे कुछ डॉटेड लाइन बना रखा है। तो ये जो पहला लाइन है, इसकी ऊंचाई इस रस्सी से 1 यूनिट है, और दूसरे वाले की ऊंचाई 2 यूनिट, और तीसरे वाले की ऊंचाई 3 यूनिट है। तो अब देखो, अब हम पता लगाएंगे कि फाइनल जो वेव है ना वो कैसी दिखनी चाहिए इस समय पे। तो देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोनों वेव्स की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है 0। तो यानी कि फाइनल वेव की ऊंचाई हो जाएगी 0 + 0, दैट इज 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम देखो तो दोनों वेव्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है 0, तो y1 + y2 हो गया 0। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो पहली वाली वेव यानी कि पिंक वाली वेव जो कि मैंने भेजी थी, उसकी ऊंचाई है 1 यूनिट, और दूसरी वाली वेव यानी कि ब्लू वेव, इसकी ऊंचाई है 2 यूनिट। तो यानी कि फाइनल वेव की ऊंचाई होगी 1 + 2, 3 यूनिट्स। तो ये हो जाएगी फाइनल वेव की ऊंचाई। और अगर मैं तुम्हें बाकी सारी वेव्स हटा के दिखाऊं कि फाइनल रस्सी दिखनी कैसे चाहिए, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये दिखेगी मेरी फाइनल रस्सी। फाइनल रस्सी इतनी ऊंची होगी इस समय पे। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो दोनों वेव्स थी वो ऑपोजिट दिशा में जा रही थी। मेरा वेव राइट जा रहा था और मेरे दोस्त का वेव लेफ्ट जा रहा था। तो क्या जो फाइनल वेव की ऊंचाई है वो इनकी दिशा पे डिपेंड नहीं करेगी? तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब दो वेव्स ओवरलैप कर रही हों तो उस क्षण पे जो फाइनल वेव की ऊंचाई है वो केवल और केवल इन दोनों वेव्स की ऊंचाई पे डिपेंड करेगी, ना कि इनकी डायरेक्शन पे। तो चलो, अब हमने ये तो समझ लिया है। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि सब कुछ हमें अच्छे से आ गया है या नहीं। तो अब इस बार मैं इन दोनों वेव्स को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करवाऊंगा, बल्कि पार्शियली ओवरलैप करवाऊंगा। तो मैं पहली वेव को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ये हो गई पीछे। तो मेरी पहली वेव यहाँ तक पहुंची और दूसरी वेव यहाँ आधे तक ही इंटरफेयर कर रही है।
अब इस समय पे मुझे पता करना है कि फाइनल रस्सी की ऊंचाई कितनी होगी या फिर शेप कैसी होगी। तो उसके लिए मैं सेम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। फाइनल वेव की ऊंचाई इज इक्वल टू पहली वेव की ऊंचाई प्लस दूसरी वेव की ऊंचाई। तो आओ ये पता करते हैं। तो इस समय पे इतनी जो पार्ट है रस्सी की, इसमें जो पहली वेव है और दूसरी वेव दोनों की ऊंचाई है 0। तो यानी कि फाइनल वेव की ऊंचाई भी होने वाली है 0। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इस पार्ट में भी फाइनल वेव की ऊंचाई होगी 0। अब यहां से यहां तक की अगर बात करें तो पिंक वेव की ऊंचाई है 1 यूनिट और ब्लू वेव की ऊंचाई है 0 यूनिट। तो फाइनल वेव की ऊंचाई हो जाएगी 1 यूनिट। 1 + 0 इज 1। अब फिर यहां से यहां तक की बात करें तो पिंक वेव की ऊंचाई है 1 यूनिट और ब्लू वेव की ऊंचाई है 2 यूनिट। तो फाइनल वेव की ऊंचाई होगी 2 + 1 3 यूनिट्स और ये है 3 यूनिट्स। एक सीधी लाइन बना देते हैं, ये हो गई सीधी लाइन यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक की अगर बात करें ये दूरी, तो यहाँ पे पिंक वेव घट के हो गई है 0 और ब्लू वेव की ऊंचाई है अभी भी 2 यूनिट। तो यानी कि फाइनल वेव की ऊंचाई होगी 2 + 0 और वो है 2 यूनिट्स। ये होगी ऊंचाई। और इसके बाद तो खैर हमें पता ही है कि सब कुछ हो जा रहा है 0। तो फाइनल वेव हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। रुको मैं तुम्हें बाकी सारी वेव्स को हटा के दिखाता हूँ। तो रस्सी कुछ ऐसी दिखने वाली है। वैसे रस्सी में ऐसा शेप लाना तो बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को इंटरफेयर करवाओ तो ऐसी शेप ही आएगी। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। ये जो वेव इंटरफेरेंस है ना, ये तभी होता है जब दो वेव्स ओवरलैप कर रही हो। यानी कि यहाँ पे जब दो वेव्स एक ही रीजन में ओवरलैप करती हैं तभी वेव इंटरफेरेंस होता है और एक अजीबोगरीब शेप आता है वेव का। और इंटरफेरेंस के बाद ये जो दोनों वेव्स है ना, ये अपने रास्ते पे बिना एक दूसरे को छेड़े हुए चली जाती हैं। ये बिना अफेक्ट किए हुए, अनअफेक्टेड, ये दोनों वेव्स अपने अपने रास्ते पे चली जाती हैं। यानी कि इनका शेप बिल्कुल ही सेम रहता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल ही सेम रहती हैं। और ये अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि आजकल हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करके, और मोबाइल फोन्स कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेज के। तो यानी कि अगर एक समय पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हो तो यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होंगे इन्वायरमेंट में, और ये सारे सिग्नल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, इंटरफेयर कर रहे होंगे। और क्योंकि एक टाइम पे जब इंटरफेरेंस हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस के टाइम पे जो रिजल्टेंट वेव है, टोटल वेव है, उसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है, प्रॉपर्टीज अलग होती है। लेकिन इंटरफेरेंस के बाद ये सारे वेव्स अनअफेक्टेड अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं और इसलिए हम आसानी से बात कर पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो वेव्स हैं जब इंटरफेयर करती हैं तब तो शेप कुछ अजीबो गरीब होता है, लेकिन इंटरफेरेंस के बाद सारी वेव्स अपनी अपनी दिशा में चली जाती हैं। तो चलो आओ एक और सवाल बनाते हैं। तो यहाँ मैं अपने वेव को थोड़ा पीछे बुला लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस बार मेरा दोस्त रेक्टेंगुलर पल्स नहीं बल्कि एक ट्रायंगुलर पल्स भेजने वाला है। तो थोड़ी देर बाद ये हम दोनों का पल्स यहाँ पे कहीं ओवरलैप करने को तैयार है। ये आ गया मेरे दोस्त का पल्स और ये है मेरा पल्स। अब यहाँ पे ओवरलैप होगा। अब पता लगाना है कि फाइनल वेव की शेप क्या होगी और फाइनल वेव की ऊंचाई क्या होगी। तो उसके लिए मैं सेम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। फाइनल वेव की ऊंचाई इज इक्वल टू पहली वेव की ऊंचाई प्लस दूसरे वेव की ऊंचाई। तो अब आओ करते हैं। तो मुझे पता है कि इतनी दूरी पे पहली वेव और दूसरी वेव दोनों की ऊंचाई है 0। तो यानी कि फाइनल वेव की ऊंचाई भी हो जाएगी 0। एक सीधी लाइन बना लेते हैं ये। और फिर सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इतनी दूरी पे भी दोनों वेव की ऊंचाई क्योंकि 0 है इसलिए फाइनल वेव की ऊंचाई भी 0 होगी। और इस पॉइंट पे देखो अगर तुम, तो पहली वेव यानी कि पिंक वेव उसकी ऊंचाई है 1 यूनिट और फिर दूसरी वेव यानी कि ब्लू वेव इसकी ऊंचाई है -1 यूनिट। तो यानी कि दोनों का सम आ जाएगा 1 - 1 0, यानी कि यहाँ पे वेव है 0। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो पिंक वेव की ऊंचाई है 1 यूनिट और ब्लू वेव की ऊंचाई है 0। तो इस पॉइंट पे फाइनल वेव की ऊंचाई आएगी 1 + 0 यानी कि 1। अब यहाँ क्या हो रहा है, तो देखो पिंक वेव है 1 लेकिन ब्लू वेव तो 0 से -1 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल वेव आएगी उसकी ऊंचाई कुछ ऐसे होने वाली है। ये ऐसे डिक्रीज करेगी वेव हमारी। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसे क्यों डिक्रीज की, तो आओ इसे देखते हैं। अगर थोड़ी देर आगे चलें, मिडिल पे चलें, तो हमारी पहली वेव की ऊंचाई है 1 यूनिट और जो दूसरी वेव है उसकी ऊंचाई है -1/2। तो 1 और -1/2 हो गया हाफ। और फिर अगर थोड़ी देर और आगे जाएं तो हमारी पहली वेव की ऊंचाई तो खैर 1 ही है, लेकिन दूसरी वेव की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे 3/4, -3/4। तो 1 और -3/4 हो गया 1/4। तो ये भी लीनियरली डिक्रीज करने वाला है क्योंकि यहाँ भी वैल्यू लीनियरली डिक्रीज कर रही है। जितना ये कम होगा उतना ये मेन 1 से खाता चला जाएगा
और ऐसे ये हो जाएगी हमारी फाइनल वेव। तो इस बार मैंने भेजा था एक स्क्वायर वेव और मेरे दोस्त ने भेजा एक ट्रायंगुलर वेव। तो हमारे इंटरफेरेंस से जो फाइनल वेव आई वो कुछ ऐसी दिख रही थी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें कि तुम फाइनल वेव का हाइट निकालने के लिए सारे वेव्स की हाइट को ऐड कर देते हो, इसे हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं और ये नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये बस एक बड़ा सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। अगर दो वेव इंटरफेयर कर रहे हैं और तुम्हें फाइनल वेव की हाइट निकालनी है, तो तुम उस समय पे उन दोनों वेव्स की हाइट का सम कर देना और वही हो जाएगी फाइनल वेव की हाइट। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि अगर एक रीजन में दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप कर रहे हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव इंटरफेरेंस। और वेव इंटरफेरेंस के कारण जो फाइनल वेव होती है उसकी हाइट अगर निकालनी हो तो तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर लेना और सारी वेव्स की हाइट का सम कर देना और वही हो जाएगी फाइनल वेव की हाइट।